मैं चित्रा खोटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजीव। मैं आज आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोर्थ यूनिट ISLM मॉडल पढ़ाने वाली हूँ। ISLM मॉडल जो है मुख्य रूप से ब्याज निर्धारण का एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसे प्रोफेसर हिक्स तथा हैंसन ने प्रस्तुत किया है और इसमें इन्होंने ये कहा कि ब्याज निर्धारण में न केवल बचत और निवेश बल्कि मुद्रा की मांग और पूर्ति, ये चारों तत्व जहाँ एक दूसरे के समान होते हैं वहीं पर ब्याज की निर्धारण हो जाती है। और इससे पहले जो क्लासिकल सिद्धांत थे उसमें प्रतिष्ठित ब्याज निर्धारण के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत थे उसमें वास्तविक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया, बचत और निवेश को। इसी तरह जो कीन्स का तरलता पसंदगी का सिद्धांत था उसमें मौद्रिक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा की गई और कीन्स के सिद्धांत में वास्तविक तत्वों की उपेक्षा की गई। इसी को देखते हुए हिक्स और हैंसन ने इन सभी को समन्वित करके ISLM मॉडल प्रस्तुत किया। ISLM मॉडल हमारे सिलेबस में जो PG का सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट है उसमें ISLM मॉडल है। उसमें प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को अलग अलग बताया गया है। वास्तव में जो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम है उससे आशय IS कर्व या जो वास्तविक क्षेत्र है उससे होता है। मतलब जब हम IS को पढ़ेंगे उसका मतलब रहेगा वस्तु बाजार संतुलन, जो बचत और निवेश और ब्याज दर को संतुलन को बताता है, उसी से आशय है। और मुद्रा बाजार मतलब LM वाला जो मौद्रिक क्षेत्र में जो संतुलन होता है उसी से आशय मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हम ISLM पढ़ेंगे वही संपूर्ण रूप में मुद्रा बाजार और वास्तविक या वस्तु बाजार के संतुलन को बताता है। ये कोई नई चीज नहीं है। ISLM मॉडल ब्याज दर निर्धारण का एक सिद्धांत है जिसको हिक्स और हैंसन ने दिया। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो था वो बचत और निवेश पर आधारित था, मतलब वास्तविक तत्वों पर आधारित था ये। लेकिन इसमें जो मौद्रिक तत्व थे उसकी उपेक्षा की गई। इसी तरह अगर हम देखते तरलता अधिमान का सिद्धांत या तरलता पसंदगी का जो सिद्धांत था वो मौद्रिक तत्वों पर आधारित था, लेकिन इसमें वास्तविक तत्वों की उपेक्षा की गई। तो इन्हीं को मिलाकर ISLM मॉडल बनाया गया है जो कि चारों तत्वों को शामिल करता है, जिसमें बचत और निवेश मतलब IS शामिल है और मुद्रा की मांग और पूर्ति मतलब के तरलता अधिमान सिद्धांत को लेते हुए LM को भी शामिल किया गया है। हालांकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह जानते थे कि मौद्रिक तत्व भी ब्याज दर को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो इनका सही तरीके से युग्मन नहीं कर पाए। तो ये काम जो है प्रोफेसर हिक्स और हैंसन ने किया। इन्होंने दो वक्र लिया, IS और LM। इसमें IS कर्व जो है वो बचत और निवेश वक्र कहलाता है और ये आय के विभिन्न स्तरों पर और ब्याज दर के विभिन्न संयोगों पर बचत और निवेश की समानता को दिखाता है। मतलब विभिन्न आय के स्तर और ब्याज के विभिन्न स्तरों पर बचत और निवेश जहां समान होते हैं वहां उसको समानता को दिखाता है। तो इसको एक अनुसूची से भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग एक बचत और निवेश अनुसूची के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे ब्याज जो निवेश अनुसूची है उसमें ब्याज की दर और निवेश को प्रतिशत में दर्शाया गया है। ब्याज की दर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है क्रमशः और निवेश की दर 0, 50, 75, 100, 125 और 150 और फिर 175 है। और इसी तरह यहाँ बचत अनुसूची है। तो आय जो है वो करोड़ रुपए में और बचत करोड़ रुपए में है। यहाँ पर दिखाया गया है जब आय 100 रुपए है तो बचत 0 है, 150 तो बचत 50 हो जाती है। आय बढ़ के 200 होती है तो बचत 75 हो जाती है। इस तरह से जब आय 400 रुपए होती है, 400 करोड़ रुपए हो जाती है तो जो बचत है वो बढ़कर 175 करोड़ हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे जो ब्याज की दर है उसके साथ साथ जो निवेश है और वो बचत है वो दोनों एक दूसरे के समान है। तो ये विभिन्न ब्याज दरों पर निवेश और बचत के संतुलन को दिखाती है और साथ ही साथ विभिन्न आय के स्तरों पर भी ये एक दूसरे के
साथ संतुलित होते जाते हैं। इसी को हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा ओ एक्स अक्ष पर आय को दिखाया गया है और ओ वाई अक्ष पर ब्याज की दर को दिखाया गया है। यहाँ देखिए जब 5% ब्याज की दर रहती है तो यहाँ 200 करोड़ रुपए आय पर 200 करोड़ रुपए आय पर 5% ब्याज की दर। यहाँ देखिए जब आय जो है 200 करोड़ रुपए थी तो 5% ब्याज की दर पर बचत और निवेश दोनों जो है वो 75 करोड़ रुपए होती है। और साथ में फिर जब ये बढ़कर आय बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो जाती है, आय बढ़कर जब सारणी में देखेंगे 300 करोड़ रुपए हो जाती है आय बढ़कर, तो जो बचते हैं वो बढ़ जाती है, बचते जो है वो बढ़ती है और जो ब्याज की दर होती है वो घट जाती है और वो 3% तक हो जाती है। इसके बाद ब्याज की दर जब घटकर 3% हो जाती है तो इससे निवेश जो है वो प्रोत्साहित होता है और देखिए निवेश भी यहाँ पर 125 करोड़ रुपए हो जाता है। मतलब कि जब 300 करोड़ रुपए आय होती है तो बचत तो बढ़ती है, 100 से बढ़कर 125 करोड़ रुपए हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ब्याज की दर 5 से घटकर 3% हो जाती है और फिर उसके बाद ब्याज दर के घटने के कारण निवेश भी बढ़कर 125 करोड़ हो जाता है। तो ये निवेश और बचत के संतुलन को दिखाता है। इसी तरह ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और ये जो ग्राफ में हम देखें तो जब 7% था तो 7% उच्च ब्याज की दर में ये देखिएगा यहाँ निवेश जो है कम होता है और जैसे जैसे ब्याज की दर घटती जाती है IS कर्व का ढाल जो है वो ऋणात्मक है। वो यही दिखाता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर ऊंची होती जाएगी वैसे वैसे निवेश जो है वो कम होता जाता है। तो ये भी बता रहा है कि ब्याज की दर घटती है तो निवेश में तो वृद्धि होती ही है, साथ में आय में भी वृद्धि होती जाती है। IS कर्व को वैकल्पिक विधि के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर 2 चित्र है, मैं पहले इसको समझा देती हूँ। पहला जो है ओ एक्स अक्ष पर आय को लिया गया है, ओ वाई पर ब्याज दर को दिया गया है। इसमें ब्याज दर का जो बचत पर प्रभाव होता है उसको लगभग नगण्य माना गया है और केवल आय और निवेश और ब्याज दर के संबंध को स्पष्ट किया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि निवेश जो है वो ब्याज की दर पर निवेश जो है वो ब्याज की दर के पर निर्भर करता है और आय बढ़ने के साथ निवेश भी बढ़ता है। यहाँ जो OS रेखा है ये देख रहे हैं, OS रेखा, इसको ये बचत की रेखा को दिखाते हैं और इसमें ये एक स्थिर अवस्था में खींचा गया है। स्थिर अवस्था इसलिए क्योंकि इसमें ब्याज की दर पर कोई भी प्रभाव का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि उसका प्रभाव जो है ब्याज की दर का प्रभाव बचत पर नगण्य है, इसलिए ये एक सीधी रेखा के रूप में खींचा गया है। तो मुख्य रूप से ये ब्याज की दर और आय और निवेश के संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब ब्याज की दर जो है ये देखिए यहाँ दिखाया गया है 8%, 10% और 12%। जब ब्याज की दर जो है 10% होती है ये तो निवेश वक्र जो है वो I2 होता है। ये 10% में निवेश वक्र जो है I2 होता है। और जब ब्याज की दर घटकर 8% हो जाती है तो ये निवेश वक्र जो है ऊपर ओर सरक जाता है। मतलब ब्याज की दर जब कम हुई तो निवेश जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह जब ब्याज की दर और बढ़कर 12% हो जाती है तो निवेश कर्व जो है यह वक्र है वो I1 हो जाता है। मतलब कि निवेश जो है वो घट जाता है। तो ये ब्याज की दर तथा निवेश के बीच संबंध को व्यक्त कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब ब्याज की दर जो है वो 10% होती है और 10% से घटकर अगर ये 8% हो जाती है तो जो संतुलन है वो यह निवेश वक्र जो है I2 से बढ़कर I3 हो जाता है। मतलब निवेश जो है बढ़ जाती है। इसी तरह जब ब्याज की दर बढ़कर 12% हो जाती है तो निवेश वक्र I2 से घटकर I1 हो जाता है। मतलब ब्याज की दर बढ़ने से निवेश कम हुआ और ब्याज की दर घटने से निवेश बढ़ता है। नीचे देखते हैं, नीचे भी OX अक्ष पर आय को तथा OY अक्ष पर
ब्याज की दर को दर्शाया गया है। यहाँ से ऊपर देखते हैं, जैसा कि हमने देखा कि 12% की ब्याज की दर पर, ये 12% ब्याज की दर पर जो निवेश वक्र I1 है वो S वक्र को E बिंदु पर काटता है, और इस तरह से यहाँ पर जो आय की रेखा, आय का स्तर होता है वो OY1 निर्धारित हो जाता है। ये देखिए 12% S वक्र को S वक्र I1 वक्र को E1 बिंदु पर काट रहा है। यहाँ से एक सीधी रेखा हमने खींची तो आय का स्तर जो है वो Y1 निर्धारित हो। अब यहीं से एक डॉटेड रेखा हम नीचे खींचते हैं, देखिए ये, जो कि 12% की दर से बढ़ाई गई रेखा को P बिंदु पर काटती है। मतलब कि E1 से जो हमने रेखा खींची है वो यहाँ पर P बिंदु पर काट रही है 12%। फिर इसके बाद इसी तरह अगला देखें तो 10%, ये वाला 10% ब्याज की दर पर S वक्र जो है I2 रेखा को E2 बिंदु पर काटता है, और इसी से हम नीचे चले जाएं तो एक नया संतुलन बिंदु Q प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर 10% ब्याज की दर को दिखा रहा है, और आय का स्तर जो है वो Y2 निर्धारित होता है। इसी तरह जो अगला बिंदु है R, वो भी इसी तरह प्राप्त किया गया है। ऊपर जाएं तो जो 8% ब्याज की दर पर है उसे S वक्र को वह E3 बिंदु पर I3 निवेश वक्र काटता है, जिसके फलस्वरूप नई जो संतुलन है, नीचे डॉटेड रेखा खींचते हैं तो हमको R बिंदु प्राप्त होता है, और यहाँ पर हम Y3 आय का स्तर प्राप्त करते हैं। अब इन सभी बिंदुओं को P, Q, R को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो हमको IS कर्व जो है वो प्राप्त हो जाता है, जो यह बताता है कि जैसे जैसे ब्याज की दर जो है वो बढ़ती है उसके साथ साथ जो निवेश है वो कम होता जाता है, लेकिन आय का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ब्याज की दरें बढ़ती जाती है निवेश कम होता जाता है और आय का स्तर भी कम होता है, लेकिन जैसे ब्याज की दर कम होती है निवेश बढ़ता है और आय का स्तर भी बढ़ता जाता है। ये एक ढालू वक्र है जो ऋणात्मक संबंध को बताता है ब्याज दर और निवेश के बीच। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि निवेश और ब्याज की दर में विपरीत संबंध हो। कभी कभी ये जो ब्याज की दर निवेश होता है वो इनइलास्टिक भी होता है ब्याज की दर के प्रति, मतलब कि ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन का निवेश पर उतना अधिक प्रभाव नहीं होता। इस चित्र में हमने उसी को दिखाया है। इसमें दिखाया गया है कि एक बिंदु के बाद ब्याज की दर गिरने पर उस का निवेश पर जो प्रभाव होता है वो न के बराबर पड़ता है, मतलब ब्याज दर के परिवर्तन से निवेश पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति भी आती है। देखिए जब चित्र में जब ब्याज की दर घटकर OR1 से OR2 हो जाती है, OR1 से घटकर OR2 हो जाती है, जब ब्याज की दर जो है OR1 से घटकर OR2 हो जाती है तो आय जो है वो OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है, और जब ब्याज की दर घटकर OR3 हो जाती है तो आय का स्तर भी बढ़कर OY3 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पिछले चित्र में हमने पढ़ा कि ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध है, पर ऐसा हमेशा होना संभव जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे संबंध होते हैं जब ब्याज की दर घटने पर भी आय जो है वो बढ़ सकती है या फिर आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए यहाँ ब्याज की दरें तो निरंतर कम होती जा रही है, R1 से R2, R2 से R3, लेकिन जो इनकम है, लेवल ऑफ इनकम या आय का स्तर है वो यथावत है, मतलब आय के स्तर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो OY1, OY2, OY3 है। अतः कभी कभी ऐसा वक्र हमको IS कर्व ऐसा देखने को मिलता है। LM वक्र को तरलता अधिमान अनुसूची तथा मुद्रा की पूर्ति अनुसूची से चित्र में व्युत्पन्न किया गया है। यहाँ देखते हैं चित्र में Y1, Y2 तथा Y3 करोड़ रुपए के स्तरों पर क्रमशः L1, Y1, L2, Y2 तथा L3, Y3 तरलता अधिमान वक्र हैं।
ये जो ये Y1, Y2, Y3 जो है इनकम लेवल को भी बता रहा है, और ये साथ में मिलकर L1, Y1, L2, Y2 और L3, Y3 जो है वो तरलता अधिमान को बताते हैं। यहाँ इधर R3, R2, R1 जो है वो ब्याज की दर को दिखा रहे हैं। चित्र में आय के Y1 स्तर के अनुरूप OR1 ब्याज दर पर मुद्रा की मांग L1, Y1 तथा मुद्रा की पूर्ति OM के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए Y1, L1 जब मुद्रा का अधिमान है, आय का स्तर Y1 है, तो यहाँ पर जो मुद्रा की पूर्ति है वो E1 और ब्याज की दर जो है वो मुद्रा की पूर्ति तो स्थिर रहेगी, जो ब्याज की दर है वो OR1 के बराबर है। फिर जब ब्याज की दर बढ़ जाती है, इसी प्रकार जब आय का स्तर Y2 हो जाता है तो यहाँ पर तरलता अधिमान L2, Y2 है और संतुलन E2 पर है, जिसमें ब्याज की दर जो है वो R2 निर्धारित होती है। इसी तरह अगला बिंदु देखें तो Y3 आय के स्तर पर L3, Y3 तरलता अधिमान है और साथ में R3 जो है वो ब्याज के दर पर संतुलित होती है। अब अगले चित्र में देखें तो यहाँ अगले चित्र में हम देखते हैं आय के स्तर की सहायता से LM वक्र को खींचा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे हम कि पहले चित्र में E1 बिंदु जो है ये E1 बिंदु पर R1 ब्याज की दर पर यहाँ L1 तथा Y1 जो तरलता अधिमान है पर संतुलित होती है। E1 संतुलन बिंदु है। यहाँ पर देखें तो इसी रेखा को सीधा मिला देने से, सीधा आगे बढ़ाने से ये Y1 से खींची गई आय का स्तर जो है वो Y1 से खींची गई रेखा से जाके मिल जाती है A बिंदु पर। इसी तरह जो दूसरा है R2 ब्याज की दर पर E2 जहां पर संतुलन में बिंदु था, और यहाँ पर सीधी रेखा को खींचते हुए हम ये नीचे ये जाके मिल जाती है Y2 आय के स्तर से खींची गई रेखा से यहाँ B बिंदु पर। इसी तरह E3 बिंदु से खींची सीधा रेखा खींचते हैं तो ये C बिंदु पर ये Y3 से आय का जो स्तर Y3 से है वहां से खींची गई रेखा से मिल जाता है और C बिंदु पर। तो ये अब जब A, B और C बिंदु तीनों को हम मिला देते हैं तो यहाँ पर ये LM कर्व जो है वो हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो LM वक्र है वो उसका प्रत्येक बिंदु मतलब ABC आय के स्तर और ब्याज की दर को व्यक्त करता है, और यहाँ पर L और M मतलब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, यह बताता है। इस तरह से देखें तो जो LM वक्र है वो विभिन्न आय के स्तरों को ब्याज की दर के साथ संबद्ध करता है, किंतु वो ये नहीं बताता है कि यहाँ पर ब्याज दर क्या होगी। मतलब आय के स्तर के साथ इनको संबंधित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई भी ब्याज की दर को नहीं बताया गया है कि यहाँ ब्याज की दर क्या निर्धारित होगी। यहाँ हम देखते हैं कि जो LM कर्व है वो नीचे से ऊपर की ओर या बाएं से दाएं की ओर सीधा बढ़ता हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि मुद्रा की एक मात्रा निश्चित मात्रा दी हुई होने पर जो तरलता अधिमान बढ़ता है तो ब्याज की दर भी बढ़ती है, और तरलता अधिमान कम होने से ब्याज की दर भी कम होती चली जाती है। जैसे जैसे यह वक्र ऊपर की ओर जाता है थोड़ा सा ये बेलोचदार होता जाता है। ये देखिए ऊपर जो सीधी रेखा के रूप में ऊपर होता जा रहा है, ये पोर्शन जो है थोड़ा सा बेलोचदार होता जाता है। वो ये बताता है कि जब आय का स्तर बढ़ता जाता है तो यहाँ पर सतर्कता उद्देश्य और अन्य उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मात्रा जो है वो अधिक मांग की जाती है, जिसके कारण सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। कहने का मतलब यह है कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें मुद्रा की मांग जो है वो सट्टा उद्देश्य के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जितनी मुद्रा रहती है वो केवल सतर्कता उद्देश्य या अन्य उद्देश्यों के लिए रख ली जाती है। नीचे देखें तो जो LM वक्र है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि LM वक्र जो है Y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सीधी रेखा है और ये Y अक्ष को स्पर्श कर रही है, जिसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर यह वक्र जो है वो पूर्णतः लोचदार हो जाती है, जिसका आशय है कि आय स्तर में कमी होने से लेन देन तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है उसमें कमी आ जाती है। इस तरह से मुद्रा की अधिक मांग होने से अधिक
इस तरह से मुद्रा की अधिक मात्रा निष्क्रिय शेषों के रूप में प्राप्त होती है, परंतु इससे ब्याज दर में कमी नहीं आती है, क्योंकि यह एक ऐसी सीमा पर पहुंचा देती है जहां पर ब्याज की दरें और नहीं गिर सकती हैं। मतलब अधिक मात्रा निष्क्रिय शेषों के रूप में प्राप्त होती है, तो इससे ब्याज की दरों में कमी नहीं होती। मतलब ब्याज की दरें जो है इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती हैं। इसीलिए इसको कीन्स ने तरलता पाश या लिक्विडिटी ट्रैप की संज्ञा भी दी थी। अभी तक हमने IS वक्र और LM वक्र को निकालना सीखा है। अब देखते हैं कि इनका संतुलन कहाँ पर होता है। जो IS वक्र है और LM वक्र है वो वास्तव में न तो ब्याज की दर को बता सकते हैं और न ही आय के स्तर को बता सकते हैं। ये केवल ब्याज की दर और आय के स्तर में संबंध को ही व्यक्त करते हैं। तो ब्याज की दर वहां पर निर्धारित होगी जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे या एक दूसरे को काटते हैं। मतलब जहां पर LM और IS बिंदु वक्र एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर ब्याज की दर जो है वो निर्धारित होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि IS और LM वक्र जो है वो एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। यहाँ पर ब्याज की दर जो है वो OR है तथा मुद्रा की आय का जो स्तर है वो OY2 है। मतलब OY2 के स्तर पर ब्याज की दर जो है वो OR1 निर्धारित होती है, क्योंकि यहाँ पर LM वक्र और IS वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो E बिंदु है, संतुलन बिंदु E है, OR ब्याज की दर है और OY जो है वो आय का स्तर है। यहाँ दोहरी शर्त को पूरा कर रहे हैं। एक तरफ तो IS मतलब बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर है और दूसरा LM मतलब मुद्रा की मांग और पूर्ति भी एक दूसरे के बराबर है। तो ये E बिंदु बता रहा है कि यहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, साथ ही बचत और निवेश जो है वो भी एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर ब्याज की दर OR निर्धारित होती है, क्योंकि यहाँ पर LM और IS कर्व एक दूसरे को काटते हैं। और मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ विचलन उत्पन्न हो जाए और ये E बिंदु से जो संतुलन है वो हट जाए। तो ऐसी स्थिति में जो शक्तियां हैं, अर्थव्यवस्था की आर्थिक शक्तियां होती हैं, वो पुनः संतुलन स्थापित कर देती हैं। ऐसा हिग्स और हैंसन का मानना था। अर्थात यहाँ पर वास्तविक बाजार और मुद्रा बाजार में अगर कोई विचलन उत्पन्न होता है तो फिर से मुद्रा बाजार और वास्तविक बाजार में संतुलन स्थापित हो जाता है। जैसे एक स्थिति देखते हैं जबकि E बिंदु से संतुलन हट जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर वो OY1 जो आय का स्तर है, वहां पर वास्तविक बाजार में ब्याज की दर जो है वो Y1P है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये IS वक्र है यहाँ पर, इसलिए जो इतना एरिया है ये वास्तविक बाजार की ब्याज दर को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक बाजार का जो ब्याज दर है वो यहाँ पर Y1P है। इसी तरह मौद्रिक बाजार देखे तो मौद्रिक बाजार को क्या दिखाता है? LM कर्व जो है वो मुद्रा बाजार को दिखाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ का ब्याज दर जो है वो Y1Q है। तो ये विचलन यहाँ पर उपस्थित हो गया। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो वास्तविक बाजार की ब्याज दर है ये बहुत अधिक है मौद्रिक क्षेत्र के ब्याज दर से। मतलब मौद्रिक क्षेत्र का ब्याज दर इतना है Y1Q और वहीं वास्तविक बाजार जो है वो उसका ब्याज दर इतना है। मतलब कि PY1 अधिक है QY1 से। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि ब्याज की दरें मुद्रा बाजार में कम है और वास्तविक बाजार में अधिक है, तो लोग क्या करेंगे? मुद्रा बाजार से मुद्रा उधार लेंगे कम ब्याज दर पर और पूंजी बाजार में लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे? वास्तविक बाजार में। तो ऐसे तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये संतुलन पुनः E बिंदु पर नहीं आ जाता है। और अंत में जो आय के स्तर का निवेश गुणक है वो बढ़कर OY की स्थिति में आ जाएगा। मतलब पुनः अपनी संतुलन स्थिति को ये प्राप्त कर लेगा। अब दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ भी देखें तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ मुद्रा बाजार की ब्याज दरें बहुत अधिक हो जाएंगे और वास्तविक क्षेत्र या वास्तविक बाजार जो है उसका ब्याज की दर कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वास्तविक बाजार से
पूंजी उधार लेकर मुद्रा बाजार में लगाएंगे और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आय का स्तर जो है निवेश गुणक के फलस्वरूप आय का स्तर जो है पुनः OY2 से OY पर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से जो शक्तियां हैं वो स्वतः संतुलन स्थापित कर देती हैं। अब वह स्थिति देखते हैं जब ISLM वक्र में परिवर्तन होता है। तो इसको हम पारी पारी देखेंगे। पहले IS वक्र में परिवर्तन होने पर क्या होता है और फिर LM वक्र में परिवर्तन होने पर क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो LM वक्र है, एक ये LM वक्र है और ये मेन IS वक्र है, ये मूल वक्र है। यहाँ ये दोनों जो है E बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो है संतुलन बिंदु है। OY1 जो है वो आय का स्तर है और OR1 जो है वो ब्याज की दर है। मतलब जो मूल ILM और IS वक्र है वो ये बिंदु पर है, एक दूसरे को काट रहे हैं और OY1 आय का स्तर और OR जो है वो ब्याज की दर यहाँ निर्धारित होती है। अब हम देखते हैं कि जब IS वक्र में या निवेश और बचत अनुसूची जो है वो ऊपर खिसक जाती है या वक्र ऊपर खिसक जाता है तो उसके फलस्वरूप जो नया संतुलन बिंदु है वो E2 निर्धारित होता है। यहाँ पर हम LM वक्र जो है उसमें कोई परिवर्तन मान के नहीं चल रहे हैं, इसलिए देखिए IS वक्र जो है ऊपर खिसक गया और ये नया संतुलन बिंदु जो है वो E2 हो गया। ये पुराने LM वक्र पर इसलिए क्योंकि इसको हम परिवर्तित नहीं मान रहे। तो नया संतुलन बिंदु E2 हो गया और यहाँ Y का स्तर जो है OY2 हो गया और ब्याज की दर जो है वो क्या हो जाती है, OR2 हो जाती है। यहाँ अब इसी तरह हम ये मान के चलते हैं जबकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है और LM वक्र जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है। LM वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाता है और जो IS वक्र होता है वो अपनी पुरानी स्थिति पर होता है। उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ा दी जाती है तो उस स्थिति में जो LM वक्र है वो LM डैश हो जाती है और यहाँ पर नया संतुलन जो है वो E1 निर्धारित हो जाता है। E1 निर्धारित हो जाता है। तो यहाँ नया संतुलन बिंदु जो है वो क्या हो जाता है, नया संतुलन बिंदु E1 हो जाएगा। यहाँ पर आय का जो स्तर है वो OY1 हो जाएगा और ब्याज की दर जो है वो OR1 हो जाती है। तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जब IS कर्व में परिवर्तन होता है, मतलब कि जब IS कर्व परिवर्तित होती ऊपर की ओर शिफ्ट होती है और LM कर्व स्थिर रहता है तो यहाँ देखिए जो ब्याज की दर थी वो R से बढ़कर R2 हो जाती है और जो आय का स्तर था वो Y से बढ़कर Y2 हो जाती है। मतलब आय और ब्याज की दर दोनों में परिवर्तन होता है जब IS कर्व दाईं ओर खिसक जाती है। लेकिन जब LM कर्व दाईं ओर खिसकता है या ऊपर बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो इनकम थी पहले कितनी थी, OY थी, वो बढ़कर कितनी हो जाती है, OY1 हो जाती है। लेकिन जो ब्याज की दर थी जो कि OR1 थी वो बढ़कर हो जाती है OR1 हो जाती है। जब LM कर्व आगे रहता है, आगे खिसकता है, मतलब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस समय क्या होता है, IS कर्व अपने, हम ये मान के चल रहे IS कर्व अपने मूल स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आय है वो तो बढ़ जाती है, आय बढ़कर Y2 से Y1 हो जाती है। लेकिन जो ब्याज की दर है, ये देखिए ब्याज की दर कहाँ हो जाती है, अब R2 से कम होके R1 हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब IS कर्व आगे खिसकता है तो ब्याज की दर तथा आय दोनों में वृद्धि होती है। लेकिन जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप आय तो बढ़ती है लेकिन ब्याज की दर में कमी आती है। अब देखते हैं कि राजकोषीय नीति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय नीति में परिवर्तन मतलब जब शासन अपने व्यय संबंधी नीति में परिवर्तन करती है, कर की मात्रा बढ़ाती या घटाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसको ये हम IS कर्व के द्वारा समझ सकते हैं। IS कर्व मतलब जब शासन राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है तो IS कर्व में परिवर्तन होता है। IS कर्व में परिवर्तन यहाँ हम
उस स्थिति को लेकर चलते हैं जब शासन जो है अपनी व्यय में वृद्धि करती है। जब शासन अपने व्यय में वृद्धि करती है तो उससे क्या प्रभाव होगा, इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र बी में यहाँ ओ एक्स अक्ष पर आय तथा ओ वाई अक्ष पर ब्याज की दरों को दर्शाया गया है। जो मूल IS कर्व है वो ये है LM जो कर्व है मेन ये वाला है और IS कर्व ये वाला है। तो इन दोनों का संतुलन E बिंदु पर हो रहा है, जहां ब्याज की दर जो है OY है और ब्याज की दर जो है वो OR है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जब शासन अपने व्यय में वृद्धि करती है तो इसके फलस्वरूप जो IS कर्व है वो E1 बिंदु पर आ जाता है। मतलब नया संतुलन बिंदु हमारा E1 होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आय का स्तर है वो OY1 हो गई है और जो ब्याज की दर है वो OR1 हो गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो संतुलन था जब IS कर्व परिवर्तित नहीं था तो नया वो संतुलन OY आय का स्तर और OR ब्याज की दर थी। लेकिन अब E1 पर क्या हो गया है, E1 बिंदु पर OR1 जो ब्याज की दर है और आय का नया संतुलन OY1 है। यहाँ हम देखते हैं ये पहले की तुलना में Y1 अधिक है आय और ब्याज की दर भी R1 के बराबर अधिक है। तो ये इससे यह स्पष्ट होता है कि राजकोषीय नीति में अगर राजकोष में वृद्धि की जाती है तो इसके फलस्वरूप आय भी बढ़ेगी और ब्याज की दर भी बढ़ती है। इसके विपरीत यदि शासन राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है और कमी करती है शासकीय व्यय में तो इसके जस्ट उलट परिणाम होंगे, यानी आय में तो कमी होगी ही, साथ ही ब्याज की दर भी कम हो जाएगी। इसी तरह मौद्रिक नीति में भी है कि मौद्रिक नीति में अगर वृद्धि न करके अगर कमी करेगी तो यहाँ क्या होगा कि आय का स्तर कम होगा लेकिन ब्याज की दरें जो है वो जस्ट उल्टा बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं कि जब मौद्रिक और राजकोषीय नीति में परिवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यहाँ हम पहले मौद्रिक नीति में परिवर्तन को देख लेते हैं। मौद्रिक नीति में परिवर्तन मतलब कि जब शासन मुद्रा की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करती है तो ISLM कर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके फलस्वरूप क्या नए संतुलन स्थापित होंगे। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को LM कर्व दिखाता है और यहाँ हम मान के चलते हैं कि शासन जो है संकुचनकारी प्रभाव को घटाने के लिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करती है। तो ऐसी स्थिति में LM कर्व जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है। यहाँ पहले देख लेते हैं कि OX अक्ष पर आय को दिखाया गया है और OY अक्ष पर ब्याज की दर को दिखाया गया है। जो मेन जो मुख्य LM कर्व है, LM कर्व और IS ये है और यहाँ एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर संतुलन हो रहा है और यहाँ जो आय का स्तर है OY है और ब्याज की दर OR निर्धारित होती है। लेकिन ये देखते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो LM कर्व दाईं ओर खिसक जाता है और ये LM से LM1 हो जाता है। ऐसी स्थिति में नया संतुलन जो है वो E1 बिंदु पर स्थापित होता है क्योंकि यहाँ ISLM कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ ब्याज की दर OY1 और OR1 हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आय का स्तर है वो OY से बढ़कर OY1 हो गया है और आय का स्तर OY से बढ़कर OY1 हो गई है और ब्याज की दर जो है वो OR से घटकर OR1 हो गई है। मतलब कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो आय तो बढ़ता है लेकिन ब्याज की दर जो है वो पहले से कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ने से अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें जो है वो कम होती हैं और ब्याज की दर कम होने के कारण निवेश जो है वो प्रोत्साहित होता है और निवेश के फलस्वरूप आय में वृद्धि होती है जो आगे चलकर उपभोग मांग को बढ़ाती है। ऐसी दशा में आय तो बढ़ती है लेकिन ब्याज की दर जो है वो कम हो जाती है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं जो राजकोषीय नीति में परिवर्तन को बताती है। राजकोषीय नीति में परिवर्तन का मतलब यह होता है कि शासन जो है वो अपने निवेश में परिवर्तन कर
अब हम देखते हैं कि ISLM जो कर्व है उसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, अथवा क्या क्या गुण और दोष हैं। तो पहले मेरिट्स या गुण देख लेते हैं। सबसे पहले ये सिद्धांत जो है मौद्रिक और वास्तविक दोनों तत्वों को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं और ये मानते हैं कि दोनों ही तत्व जो है वो ब्याज निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि इससे पहले के जो सिद्धांत थे उसमें किसी में कहा गया कि वास्तविक तत्व प्रभावशाली होते, तो किसी में कहा गया कि मौद्रिक तत्व प्रभावशाली होते हैं। लेकिन ये पहला सिद्धांत था जिसने इन दोनों तत्वों को महत्व देते हुए संतुलन की व्याख्या की। दूसरा ये कह सकते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण का ये संपूर्ण और निश्चित सिद्धांत है, क्योंकि ये चारों तत्वों को शामिल करता है, बचत, निवेश, मौद्रिक क्षेत्र को शामिल करता है, इसलिए ये एक ब्याज निर्धारण के एक संपूर्ण सिद्धांत कहा जा सकता है। तीसरा यह है कि मौद्रिक और वित्तीय नीतियों की भी व्याख्या करती है। ये पहला ISLM कर्व के द्वारा जो है ये व्याख्या की गई है कि अगर शासन राजकोषीय या मौद्रिक नीति में परिवर्तन करती है तो उसमें उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं इसकी भी व्याख्या करता है। तो ये इसके दोष देखें तो पहला ये है कि इन्होंने ब्याज दर को एकदम लचीला मान लिया है, जिसे परिवर्तन के लिए स्वतंत्र मान लिया है, और ये केंद्रीय बैंक से दृढ़ता पूर्वक स्थापित नहीं किए जा सकते ऐसा मान लिए गए। पर कुछ अर्थशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यदि ब्याज दर बिल्कुल ही लोचपूर्ण होगी तो ये जो व्याख्या इन्होंने की है उसके वैसे समायोजन नहीं हो पाएंगे ब्याज की दर निवेश में। दूसरा है निवेश ब्याज दर सापेक्ष है, मतलब कि जो निवेश होता है वो ब्याज की दर से प्रभावित होता है और ब्याज की दर के साथ परिवर्तित होता है। यदि निवेश ब्याज दर निरपेक्ष है जैसा कि तो क्या होगा कि जो इन्होंने समन्वय बताए हैं वो संभव नहीं हो पाएंगे। तीसरा है कीमतों में परिवर्तन की उपेक्षा। कुछ अर्थशास्त्री ये कहकर इस ISLM कर्व की आलोचना करते हैं कि इसमें कीमत स्तर की उपेक्षा की गई है। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है वो ब्याज की दर तथा आय को भी प्रभावित करते हैं, जिसकी इसमें व्याख्या नहीं की गई है। और चौथा है समय अंतराल, मतलब कि इन्होंने इसमें समय अंतराल को शामिल नहीं किया है। ये मान लिए हैं कि ब्याज की दर बढ़ने या घटने का असर जो है वो तुरंत ही निवेश और आय पर पड़ता है।